हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं यूपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे इंटरेस्टिंग विषय जिसका नाम है इतिहास, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और इतिहास के चैप्टर नंबर 4 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अध्याय नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज बारी आती है हर एक चैप्टर के पीछे जो सॉल्यूशन हमें करना होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए होते हैं, जिसे अक्सर लोग एक्सरसाइज भी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग कहते हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन। तो आइए जो हर एक चैप्टर के पीछे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यह सेशन, इसलिए कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के इस हिंदी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जा करके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा दुनिया का सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो एक्सेस करने का अधिकार। तो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए चलते शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है। दोस्तों, ये बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको टिक मार्क करना होता है, जिसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो सही उत्तर होगा आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट आखिर क्या था? दोस्तों, जब भारत में प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव साहब यहाँ के गवर्नर थे, तो उनके गवर्नर के अंडर में बहुत सारी यहाँ पर करप्शन हो रहा था। इतना करप्शन कर रहे थे अंग्रेज व्यापारी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख पाउंड का घाटा हुआ था और उन्होंने ये ऋण ब्रिटिश सरकार को भेज दिया था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने चुकाया भी था। दोस्तों, इतना बड़ा ऋण आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, बस अंग्रेजों की अपने ही अधिकारियों की इन गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, एक चार्टर पारित किया, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। बस यही जानना था कि कब पारित किया गया। क्या 1773 में पारित किया गया, क्या 1784 में, या 1757 में, या 1770 में? तो मैं आपको बता दूं कि यह रेगुलेटिंग एक्ट भारत का पहला चार्टर एक्ट था, जिसकी शुरुआत सन 1773 से हो चुकी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जबकि 1784 जो दूसरा दिया गया है, ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, जबकि ये तो पिट्स इंडिया एक्ट था। तो आपको वो भी जानना होता है कि भाई जो सन दिया इसका मतलब क्या है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इस समय पिट्स इंडिया एक्ट आया गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए ये एक्ट 1784 में लाया गया था। अगर हम लोग 1857 की बात करें तो इस समय कोई एक्ट नहीं आया था, जबकि 1857 में तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जिसका नाम था द ग्रेट स्ट्रगल या ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति जिसे कहा गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन 1857 के बाद 1858 में एक एक्ट आया गया था, तो वो एक्ट अलग चीज़ है, वो एक कानून लाया गया था। और 1770 में भी कोई एक्ट नहीं आया था। तो यहाँ पर 1770 में की अगर बात करें तो 1770 में जरूर एक वाकया हुआ था, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पहला का पहला एक्ट था। राइट आंसर हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्या राजा राम मोहन राय ने की थी? तो राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। क्या सर विलियम जोन्स ने की थी, या क्लाइव साहब ने, या लॉर्ड मेकाले ने? तो क्लाइव साहब ने भी किसी ऐसी सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी और न ही लॉर्ड मेकाले ने। मेकाले साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था। लेकिन विलियम जोन्स जो साहब थे, इन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे सर विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर हो गया विलियम जोन्स, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, जिनका उत्तर आपको केवल एक लाइन में देना है। आइए इसके प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। प्रश्न है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? हु स्टार्टेड डबल गवर्नमेंट डायरकी इन बंगाल? तो बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोहरा शासन जो था, इसमें क्या था,
1757 का प्लासी का युद्ध जीतने के बाद क्लाइव को इस बात का एहसास हो गया था कि अंग्रेजों की जो शक्ति है ये तो बंगाल जान गया था। तो अंग्रेज को लग रहा था, क्लाइव को लग रहा था कि यही समय है बंगाल पर कब्जा जमाने का। तो बंगाल के शासक वैसे भी क्लाइव के ऋणी थे, क्योंकि क्लाइव ने ही बंगाल के शासक को गद्दी पे बिठाया था, जिसका नाम था मीर जाफर और मीर कासिम। ये कठपुतली नवाब ही तो थे। यही कारण था कि इन कठपुतली नवाबों ने क्लाइव की बात मान ली और क्लाइव ने यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की। उसका नाम क्या था, उस दोहरी शासन व्यवस्था में क्या था? उसमें कहा गया था कि राजस्व वसूलने का काम अंग्रेज करेंगे और डेवलपमेंट, विकास का काम राजा करेगा। राजा को तो काम सौंप दिया, दायित्व सौंप दिया, और अंग्रेजों ने क्या ले लिया? अधिकार हासिल कर लिया। इससे क्या होता चला गया? बंगाल एक गहरे संकट में डूब गया और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्लाइव इसके पीछे जिम्मेदार था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जोड़ के ये हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरे शासन व्यवस्था को शुरुआत किया, जिसमें एक तरफ अंग्रेज राजस्व वसूली करते थे, जबकि दूसरी तरफ राजा जो थे बेचारा वो काम काज करवाता था। चूंकि प्रश्न अति लघु उत्तरीय है, इस वजह से इसका उत्तर केवल 1 लाइन में लिखना है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि इसका उत्तर आपको 1 लाइन में लिखना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको लंबा पूछा जाए तो फिर आप उस व्यवस्था को बताना पड़ेगा। दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो बंगाल है उसके कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1801 में की गई थी। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज आखिर था क्या? क्या होता था इस कॉलेज में? और कॉलेज है तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई तो होती होगी। कॉलेज से दिमाग में सीधा एक ही बात आती है कि पढ़ाई तो होती होगी। मैं आपको बता दूं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1801 में जब की गई थी, तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था जो पब्लिक सर्वेंट, जो लोक सेवक, जो आईएएस अधिकारी जो इंग्लैंड से रिक्रूट होकर भारत आ रहे थे, उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में और भारत की न्याय प्रणाली के बारे में और भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी का अभाव था। तो भारतीय भाषाओं के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में और भारत की न्याय प्रणाली से अवगत कराने के लिए उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो ट्रेनिंग इस फोर्ट विलियम कॉलेज में ही होती थी। तो उन्हें बताया जाता था, भारत की संस्कृत भाषा के बारे में सिखाया जाता था, भारत की संस्कृति के बारे में, और न्याय प्रणाली जो हमारी थी पुरानी प्राचीनतम न्याय प्रणाली जो चलती आ रही थी शास्त्रों के हिसाब से, शरीयत कानून के हिसाब से, और जो होती थी उसके बारे में थोड़ा अवगत किया जा रहा था। शायद इसी वजह से इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका उत्तर होगा 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, क्योंकि यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें केवल पूछा गया स्थापना कहाँ की गई थी, तो आंसर क्या है? कलकत्ता में की गई। तो 1 लाइन में तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉलेज आखिर क्यों बनाया गया था। तो अब आपको ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर खत्म हो गई होगी कि क्यों बनाया गया था, उसका उत्तर आपको मिल गया है। हमारा तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 में की गई थी, पहली बार भारत में। और ये रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ये आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसी रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी स्थापना का जिक्र था, इसलिए 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही इसका स्थापना किया गया था। बंगाल में स्थापित की गई थी और इसमें जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे, इसके मुख्य न्यायाधीश में अपनी आज की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ 1774 में बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की, जिसके पहले ही मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे के बारे में भी मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया जरूर था कि ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, हमने सारी बात कर ली लेकिन मुद्दे की बात तो कही नहीं। 1774 में गवर्नर कौन था? तो 1774 में वही गवर्नर होगा जो 1773 में था। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब हमारे देश के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, क्षमा करें, उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और 1773 के एक्ट से उसी बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को पूरा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और भारत में जो जो हिस्से अंग्रेजों के अंडर में थे उस सबका गवर्नर जनरल कौन था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो बम्बई हो या मद्रास हो, सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में थे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर क्या होगा?
वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था जब ये बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। समय भी लिख सकते हो चाहे तो 1774 का टाइम था। इससे क्या होगा, आपका जो उत्तर है वो बड़ा सूटेबल सही हो जाएगा और आपको उत्तर का जो अंक मिलेंगे वो भी सही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लघु उत्तरी में। अति लघु उत्तरी में 1 लाइन लिखना है, तो लघु उत्तरी में 1-2 लाइन लिख दो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या 3 लिख दो मैक्सिमम। इसका उत्तर क्या होगा, इसको बताइए जरा। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताइए। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताना थोड़ा सा लंबा हो सकता है आंसर, क्यों? क्योंकि अपने आप में पिट्स इंडिया एक्ट बहुत लंबा था। ये कब आया था? ये आया था 1784 में। और मैं बताना चाहूँगा कि इसको लाने का पर्पस क्या था, क्यों लाया गया था। 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया ब्रिटेन की संसद में, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पिट्स द यंगर के नाम पे है। उन्होंने ये विचार रखा था, उन्हीं के विचार यहाँ पर थे और उन्होंने पास करवाया था, इसलिए उन्हीं का नाम रखा गया था। चूंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। मजबूरी थी और ज़रूरी था। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि देखिए कंपनी का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। कंपनी बहुत सालों से देश में व्यापार कर रही है, इंडिया में व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और व्यापार के साथ साथ 1773 में हमने इसके ऊपर एक और बोझ डाल दिया कि आप प्रशासन भी करेंगे अगले 20 साल में। तो एक कंपनी भरा व्यापार और प्रशासन दोनों एक साथ कैसे कर सकती, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ करेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ व्यापार के चलते प्रशासनिक मतभेद हो सकते थे, राजाओं से लड़ाई हो सकती थी। इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि कंपनी के काम को 2 भागों में बांटा जाएगा और 2 अलग अलग संस्थाएं बनाई जाएगी जिन्हें परिषद का नाम दिया गया। एक परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी, एक होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम प्रशासन संभालना था, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम जो था वो क्या था, वो व्यापार करना। तो कंपनी के काम को 2 भागों में बांटा गया। एक था कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इनमें कुछ सदस्य थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे ये सब इंग्लैंड से मनोनीत होकर आते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका काम था, ये वायसराय गवर्नर जनरल जो था उसको सपोर्ट करते थे ये, और प्रशासन का जिम्मा जो है इसको दिया गया था। प्रशासनिक जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कहने पर गवर्नर जनरल लेता था। और जो दूसरा था उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ये कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये इसका काम था व्यापारिक मामलों की देखरेख करना। तो व्यापारिक मामलों के लिए जो जिम्मेदार संस्था बनाई गई वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया। पहली बार भारत में शक्तियों का जो बंटवारा हुआ था, कंपनी की शक्तियों का बंटवारा, वो आपको इस पिट्स इंडिया एक्ट में दिखता है। सब सही बात तो है ना दोस्तों, अगर ये अपना काम कर ले अपने हिसाब से तो ठीक है, ये अपना अपना हिसाब से काम कर लेंगे। कंपनी के एक ही अधिकारी 2-2 काम करेंगे, प्रशासनिक काम भी और व्यापारिक भी, तो मुश्किल है। जो नेता है वो बिजनेसमैन, बहुत पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि नेता और बिजनेसमैन, नेतागिरी और बिजनेसमैन दोनों एक साथ हो सकता है। तो इस वजह से इनने दोनों चीज़ों को, प्रशासनिक को और व्यापारिक काम को अलग अलग बांटा गया था। और ये भी बोला गया था कोई भी कंपनी का अधिकारी अपना निजी बिजनेस नहीं कर सकता। तो काफ़ी अच्छा पिट्स इंडिया एक्ट था जो कि सुधारों को लेकर के आया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लघु उत्तरी प्रश्न है, छोटा होना चाहिए, लेकिन प्रश्न ही बड़ा पूछ लिया तो हम क्या करें, उसको पूरा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद में सन 1784 में एक नया कानून पारित किया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को, इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। इसमें क्या था, कंपनी के जो प्रशासनिक जो क्षेत्र में जो प्रशासनिक काम थे, प्रशासनिक कंट्रोल था, वो किसको दे दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल को ब्रिटिश फौजों का क्या बनाया गया, मुख्य सेनापति बनाया गया। और यही कि भाई जितनी भी फौज होगी वो सब किसके अंडर में होगी, क्योंकि गवर्नर जनरल का मतलब ही क्या होता है, जनरल शब्द जोड़ दिया ना, तो सारी सैन्य ताकतें जो है वो गवर्नर जनरल के अंडर में आ जाएगी। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया किसके लिए, प्रशासनिक के लिए। चाहे तो मैंने जो आपको बताया वैसे भी समझा सकते हैं, और व्यापारिक के लिए तो ऑलरेडी था ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 2 अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर अलग अलग बनाई गई जिनके काम अलग अलग थे। बात करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न का। प्रश्न क्रमांक 2, स्थायी बंदोबस्त क्या था।
स्थायी बंदोबस्त क्या था? ये एक माल गुजारी, कृषि से कर लेने की, भूमि कर लेने की, माल गुजारी करने की एक व्यवस्था थी, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था थी जो वो लेकर के आए थे। स्थायी का बंदोबस्त का मतलब ये था कि इसमें क्या किया कि पहले तो कुछ तालुकेदार जो होते थे या कुछ राजा होते थे, उनको बोला गया कि भाई आपको जमींदारी बांट दी जाएगी, लेकिन जमींदारी ऐसे नहीं देंगे हम लोग, आप बोली लगाओ, कौन कितना राजस्व में दे सकता है। तो हर एक व्यक्ति अपना राजस्व की बोली लगाता कि सर मैं इतने गांव का आपको इतना राजस्व दूंगा। अब जिसकी बोली ज़्यादा अच्छी होती, अंग्रेज उस व्यक्ति को जमींदारी दे देते, और वो जमींदारी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बेटों तक रहती। जब तक कोई जमींदार उन गांवों की राजस्व को कंपनी को टाइम टू टाइम देता रहता, कंपनी उसका जमींदारी सिस्टम उसके ऊपर रहती और उसको जमींदार बना के रखती। जैसे ही वो चूका, नहीं दे पाया, जमींदारी को नीलाम कर देते थे। तो यही थी जमींदारी सिस्टम, जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते थे। इसमें किसानों के ऊपर राजस्व एक फिक्स अमाउंट तय किया गया और किसानों से राजस्व वसूलने का काम जमींदार करते थे। जमींदार के पास बहुत सारा अधिकार होता था दोस्तों, वो चाहते तो कभी भी किसी किसान की ज़मीन तक छीन लेते थे। अधिक माल गुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें और उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता है। यही जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त कहलाई। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये भूमि सुधार कानून था, इसे भूमि सुधार कह सकते हैं। भूमि सुधार कानून था जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इजाद किया था। बहुत अच्छी एक सिस्टम था दोस्तों ये। तो ये अंग्रेजों के जो आमदनी थी, जो उनका राजस्व था, उसमें इजाफा करने के लिए था, बढ़ोतरी करने के लिए था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अति लघुत्तरीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया। अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों के पास कला है हथकरघा की, भारतीयों के पास कला है बुनाई की। तो भारतीयों की इस कला के चलते भारतीयों का जो बनाया हुआ कपड़ा है, बनाए हुए रेशमी कपड़े या कोई भी चीज़ है, ये विदेशों में बड़ी डिमांड में रहती थी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी सफाई होती थी और क्वालिटी तो भारतीय कपड़ों की, सब चीज़ों की आपको पता ही कि बहुत अच्छी होती थी। तो अंग्रेजों ने एक काम करना शुरू किया। क्यों किया, क्या किया उनने किया, चूँकि अंग्रेजों के यहाँ पर ब्रिटेन में यानी पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उद्योग धंधे स्थापित हो चुके थे। अब उद्योग धंधे स्थापित हो चुके थे, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो अंग्रेजों को पता था कि भाई कच्चा माल तो हमें भारत से मिल जाएगा। तो अंग्रेज कच्चा माल के लिए भारत पर निर्भर करते थे और भारत से वो कच्चा माल लगातार ले जाते, कपास वगैरह यहाँ से ले जाते और उसी कपास से कपड़ा बना करके कंपनी से बहुत जल्दी डिजाइनर कपड़ा भारत में आया था। हुआ ये कि जब कच्चा माल उनको भारत से मिलने लगा तो कंपनी अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से चीज़ों को जल्दी बना के भारत में बेचने लगी। उनको काफ़ी सस्ता पड़ता था और जहाँ भारत से बुना हुआ कपड़े में बहुत समय लगता था, वहीं कंपनी किसी फैक्ट्री से बुना हुआ कपड़ा बहुत आसानी से आ जाता था। यही हुआ कि भारत के बुनकर और भारत के जो दस्तकार थे वो किसी फैक्ट्री से बने हुए कपड़े की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड होती थी कंपनियों की, कारखाने की। तो शायद यही कारण था कि ये औद्योगिक क्रांति की वजह से भारत के दस्तकार बुनकर की हालत धीरे धीरे खराब होती चली गई और भारतीय कपड़े की डिमांड जो थी वो बंद हो गई और भारत को केवल उनने कच्चे माल का स्रोत बना दिया था। तो अंग्रेज ने ऐसा किया और धीरे धीरे हमारा देश का जो बुनकर थे, पूरा भारतीय उद्योग जो था, हथकरघा उद्योग, वो नष्ट हो गया। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जा करके मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना शुरू किया और सस्ते दाम में। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर पाए। यहाँ के कारीगर बेकार हो गए, बेकार या बेगार बोल दो, क्योंकि बेरोजगार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। अंग्रेज भारत का कच्चा माल इस्तेमाल करते थे और उसी माल से हमें ही बेचते थे वापस चीज़ ला करके। शायद यही कारण था कि भारत में समस्या उत्पन्न हो गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है ये और इसका उत्तर लंबा लिखना पड़ेगा। और 100 शब्दों में लिखो तो बहुत अच्छी बात है, 200 शब्दों में लिखो तो और अच्छी बात है। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधार के बारे में लिखिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अंग्रेजों ने माल गुजारी के लिए 3 प्रकार के सुधार लिखे। पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा,
फिर आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने के लिए, भारत से ज़्यादा कर इकट्ठा कर ले, इसके लिहाज से उन्होंने 3 बंदोबस्त लेकर के आए, 3 भूमि सुधार कानून लेकर के आए। पहले का नाम था जमींदारी सिस्टम, या उसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा था महालवाड़ी बंदोबस्त। सब अलग अलग क्षेत्रों के थे दोस्तों, इस वजह से आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्थायी बंदोबस्त जो लेकर के आए थे, स्थायी बंदोबस्त जो लेकर के आए थे, उस व्यक्ति का नाम था कॉर्नवालिस, लेकर के आए थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को हम लोग मुनरो व्यवस्था भी बोलते हैं, इसलिए इसको टॉमस मुनरो लेकर के आए थे। तो मुनरो साहब लेकर आए थे, टॉमस मुनरो। और महालवाड़ी लेके आए थे होल्टो मैकेंजी, होल्टो मैकेंजी। पहली बात तो ये क्लियर होगी कौन लेके आया था, ये क्लियर ही हो गया। कौन सी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी ये भी पता कर लेते तो याद रह जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। और महालवाड़ी सिस्टम जो लागू किया था, महालवाड़ी सिस्टम जो लागू किया गया था, ये किया गया था उत्तर पश्चिम प्रांतों में, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी का उत्तर पश्चिमी भाग भी आता है, पंजाब भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। उन पूरे इलाकों में महालवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। एक एक करके तीनों समझते हैं। पहला वाला था स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या किया गया कि जमींदार को किसी व्यक्ति को जमींदार अपॉइंट किया गया। वो कौन व्यक्ति था? कोई राजा हो सकता था छोटा मोटा, या तालुकेदार था। राजा और तालुकेदार को इनने क्या बोला कि आपको 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव जो दे दिए गए, इसकी नीलामी कर दी गई कि आप बताओ कितना पैसा दोगे हम लोगों को राजस्व का। किसी तालुकेदार ने बोला कि हम इतना देंगे आपको, तो नीलामी बोली लगाई गई। बोली के आधार पर उसको गांव सौंप दिए गए। वो बोला आपको फिक्स अमाउंट में इतना देना है, क्योंकि भविष्य में कभी इसको चेंजेस नहीं करना है। तो ये भूमि से लगान वसूल करने का एक तरीका था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया था। इसकी बहुत सारी कमियां थी, किसान नहीं चुका पा रहे थे, आपने हायर पे किया था, काफी अच्छा ज्यादा आप मांग रहे थे उनसे लगान, किसान नहीं पे कर पाए, किसान की जमीन छीन ली जमींदारों ने ज्यादा अत्याचार किया अंग्रेजों से ज्यादा उस समय इन लोगों के साथ। दूसरा था रैयतवाड़ी। तो पहले में क्या था कि जो कर राजस्व वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया गया था? किसी जमींदार को दे दिया, वो गांव से वसूलेगा। दूसरे में क्या बोला कि अब किसी जमींदार के पास नहीं होगा, क्या नाम था उसका? रैयतवाड़ी। दक्षिण भारत में लागू किया गया। इसमें क्या किया गया? रैयत मतलब होता किसान। इनने क्या बोला? हेक्टर मुनरो, क्षमा करें, टॉमस मुनरो, रीड और मुनरो नाम के 2 व्यक्ति थे। तो टॉमस मुनरो ने क्या बोला? उनने बोला कि अब हम लोग सीधा किसान से वसूल लेंगे। तो यहां पर किसान को जो है देने का जिम्मा दिया कि आप टैक्स देंगे। 30 साल के लिए फिक्स किया गया अमाउंट, और इसमें बदलाव किया जा सकता था, लेकिन ऊपर वाले स्थायी बंदोबस्त में कोई बदलाव नहीं, जो है वो हमेशा चलेगा। तीसरा वाला था महालवाड़ी बंदोबस्त। ये भी संशोधित हो सकता था, इसमें भी बदलाव करने की गुंजाइश थी। लेकिन महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या किया? महाल मतलब होता है गांव या गांव का समूह। इसमें क्या बोला कि अब जमींदार को नहीं बीच में लाएंगे, जमींदार नहीं रहेगा। जो भी टैक्स हर एक गांव के एक एक खेत को जोड़कर एक एक गांव की राजस्व निकाला गया, और हर गांव में एक मुखिया बनाया गया। वो मुखिया टैक्स पे करता था सब गांव से वसूल करके। जहां जमींदार बहुत सारे गांवों को लेता था, वहां पर एक एक गांव का यहाँ पर मुखिया बनाया गया। इससे जमींदार के अंडर में जो जमीन आती थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जमींदार अगर लगातार एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे तो वो गलत होगा। ये तीनों भूमि सुधार कानून थे, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों कानून में केवल और केवल कर राजस्व वसूल करने का ही बात की गई है। यहाँ पर आपको कोई सुधार की व्यवस्था नहीं दिखती है, लेकिन नाम रखा गया क्या? भूमि सुधार व्यवस्था। आइए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए, जिसके बारे में मैंने आपको लिख दिया। इसको अगर आप समझ के लिख दोगे तो आपका आंसर वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें चूंकि उत्तर काफी लंबा चाहिए, इसलिए हमने इसको काफी बड़ा चढ़ा के लिखा है और सारी बातें इसमें डाल दी गई। जैसे अंग्रेज सरकार ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए यानी माल गुजारी यानी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर विचार किया। वॉरेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांवों की माल गुजारी
वारन हेस्टिंग्स, जो स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा हूं मैं, वसूलने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को काम सौंप दिया जाए। इसी वजह से वारन हेस्टिंग्स के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रथा का शुरुआत किया, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। वो क्या सुधार था, उसका नाम रखा गया स्थायी बंदोबस्त। लागू किया किसने? कॉर्नवालिस ने 1793 में। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी, बोली के आधार पर वो आजीवन के लिए जमींदारी दे दी। उसने बोला कि जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसको जमींदारी के सिस्टम दे दिया जाएगा। तो उनके पुत्रों को भी स्थायी रूप से वो गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता है। इसलिए आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को जमींदार नाम कहा जाता है, पटेल नाम कहा जाता है। ये सब क्या थे? ये सब वसूली भाई थे, मतलब कहा जाए वसूली पटेल थे, जिनके पास पूरे गांव का टैक्स वसूल करने का अधिकार था। यही जमींदारी प्रथा है दोस्तों, और इसी को हम लोग स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए थे, अर्थात स्वामी नहीं थे लेकिन मालिक थे। अब आप सोच रहे हैं मालिक और स्वामी में अंतर क्या? स्वामी मतलब खुद की जमीन होना, और मालिक मतलब मालिकाना हक। वो चाहते जिसकी जमीन वसूल जो है हड़प लेते थे, चाहते जिसके ऊपर टैक्स बढ़ा सकते थे, इतना मालिक मतलब वो। तो जब यानी अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु स्वामित्व तभी तक रह पाता था, ये जो मालिकाना हक थे तभी तक रह पाता था जब तक वो अंग्रेजों को टैक्स देते रहते। जैसे अंग्रेजों को टैक्स किसी जमींदार ने नहीं दिया, जमींदारी नीलाम, खत्म। उन्हें जमीन जोतने, बोने और काश्तकारों को हटाने और उनसे उनकी जमीन छीनने तक का अधिकार था। वो पूरा जमीन पर पूरा अधिकार रखते थे। ये किसानों से काम करवाते थे, किसानों की जमीन तक छीन लेते थे। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध के प्रांतों में, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल के अंदर बिहार भी आता दोस्तों, वहां पर भी थी, उड़ीसा जैसे, अवध जैसे प्रांतों में भी ये लगाई गई थी। आइए बात करते हैं दूसरी प्रथा के बारे में, रेयत वाली व्यवस्था। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में माल गुजारी देने का उत्तरदायित्व रेयत यानी काश्तकार खुद किसान को सौंपा गया। माल गुजारी की धनराशि 30 साल के लिए फिक्स की गई, जहां स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि इसको कम किया जाए या बढ़ाया जाए। वहीं पर रेयत वाली व्यवस्था में इसके बदलाव किया गया। रेयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को माल गुजारी के रूप में देता था। रेयत को बोला गया कि अपना जो उपज का आपका जो हिस्सा है वो आप सरकार को देंगे और आधा हिस्सा देंगे, और 30 साल तक सेम चीज रहेगी। और सीधा काम किसको सौंप दिया? किसान को सौंप दिया कि आप ही ये काम करेंगे। तीसरी हमारी आती है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को जहां होल्टो मैकेंजी ने शुरू किया था, इसमें क्या था? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, दिल्ली, पंजाब के आसपास माल गुजारी की यह व्यवस्था इस्तेमाल की गई, और ये दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम बंगाल में भी थी दोस्तों। इसमें क्या किया गया? कई गांव के समूह के स्वामियों से वसूली जाती थी। बहुत सारे गांव को एक ग्रुप बना दिया और गांव के मुखिया से वसूल रहे हैं। पहले जमींदार से वसूलते थे, अब मुखिया से वसूल रहे हैं, और एक गांव के समूह को ही लोग क्या बोलते थे? महल बोलते थे। इस प्रथा को महलवाड़ी प्रथा बोलते थे। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से माल गुजारी वसूल करने का समझौता करते थे। हर एक गांव में मुखिया लगा दिया गया, हर एक गांव में मुखिया हुआ करता था। तो जमींदार से हटकर के मुखिया को प्रावधान किया गया कि हर एक सरपंच मुखिया को काम दिया कि आप इस गांव का जो भी बनता है, हर एक गांव का कैलकुलेशन लगाया गया, एक एक खेत का जोड़ करके कि इस गांव से इतना पैसा आना चाहिए। यह था आपका रेयतवारी, महालवारी और स्थायी बंदोबस्त। तो ये आखिरी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, और ये सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और हमारा हो चुका है पूरा सॉल्यूशन। दोस्तों अगर आपको ये इतिहास जैसे इंटरेस्टिंग विषय को पढ़ना है तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देगा। दोस्तों आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को हमारे चैनल, हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर पढ़ सकते हैं। magnetbrains.com एक ऐसा चैनल है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि 2-4 वीडियो देखने के बाद आपसे पेमेंट लिया जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपको ये नहीं बोलता है कि आप कूपन कोड जो है वो है, जो है आपको कूपन मिलेगा, वो कूपन कोड लगाइए, आपको कुछ मिलने वाला है, उसके लिए आपको पेमेंट करना है। हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स बोलता है सारी की सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स की टीम बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाती है, जिसमें CBSE इंग्लिश और हिंदी मीडियम, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक, वहीं हिंदी मीडियम में क्लास 7 से क्लास 12 तक मिलता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।